डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की बुक। हमारा पर्यावरण भूगोल की ये बुक है और इसमें चैप्टर 3 हम आज पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 नाम है हमारी बदलती पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं और उसके बाहर और सरफेस पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और किन कारणों से हो रहे हैं ये चेंजेस, क्या परिवर्तन किस कारणों से हो रहे हैं, इस बात को हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो स्थल मंडल जो है अनेक प्लेटों से में विभाजित है, यानी कि स्थल मंडल जो है हमारा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इस तरह से बहुत सारी प्लेट, जो 7 प्लेट है उसके अंदर जो 7 कॉन्टिनेंट है, जो 7 जो महाद्वीप है उसके अंदर ये प्लेट है, इनके अंदर विभाजित है, जिसको हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये प्लेट्स जो है बिल्कुल स्लो मोशन में, यानी कि बिल्कुल धीमी गति के अंदर ये प्लेट्स घूमती रहती है और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर में लगभग घूमती रहती है। यानी कि कुछ मिलीमीटर ही ये जो है धीमी गति से गति करती रहती है, घूमती रहती है, जिसकी वजह से हमें इसके जो घूमने का यानी कि गति करने का अनुभव होता नहीं है। इसलिए जो है कुछ मिलीमीटर में घूमती है, यानी कि थोड़ा बिल्कुल कम, बिल्कुल ही धीमी गति के अंदर ये घूमती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। और पृथ्वी के अंदर ये जो गति होती है वो किसकी वजह से होता है कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है, उस पिघले हुए मैग्मा के ऊपर ये स्थल मंडल ठोस भाग स्थित है। तो पिघले हुए मैग्मा के ऊपर ठोस भाग जो है वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गति करता हुआ होता है। जिस प्रकार हम यहाँ पर ये पिक्चर में एग्जांपल दिखा रखा है कि जिस प्रकार एक बॉल या सॉलिड जो सरफेस है उस बॉल को पानी के अंदर गर्म किया जाता है, तो वो जो बॉल है वो हल्की हल्की घूमती है। उसी तरह से पृथ्वी जो है गर्म मैग्मा के ऊपर, जो ऊपर का अर्थ है, सरफेस है, यानी कि पृथ्वी की जो सतह है वो गति करती रहती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वर्तीय रूप में घूमता रहता है, यानी कि एक गोलाकार रूप में ये घूमता रहता है। मैग्मा के ऊपर जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है एक वर्तीय रूप में घूमता रहता है। वर्तीय यानी कि गोलाकार रूप में ये घूमता रहता है। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि प्लेट की इस गति के कारण, यानी कि जो ये प्लेट है ये पृथ्वी के ऊपर ये घूमते रहते हैं, तो पृथ्वी की जो सतह है उसमें भी परिवर्तन होता है। ये जो प्लेट्स हैं, जो पृथ्वी इस या स्थल मंडल की जो प्लेट्स है, इनमें गति होने के कारण पृथ्वी की जो सतह है उसमें भी परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है और जिस फोर्स के कारण ये पृथ्वी की सतह में गति होती है, परिवर्तन होता है, उसको अलग अलग आधार पर विभाजित किया है, जिसके कारण ये गति उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो फोर्स लगता है या घटित होता है उसको अंतर्जनिक बल कहा जाता है, यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। एवं जो बल पृथ्वी की सतह के ऊपर होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो फोर्स लगता है उसको तो एंडोजेनिक फोर्स या अंतर्जनित बल कहा जाता है। और पृथ्वी की सतह के ऊपर जो बल लगता है या फोर्स लगता है उसको बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक जो बल है वो कभी कभी किससे होता है, आकस्मिक गति उत्पन्न होती है एंडोजेनिक फोर्स की वजह से, यानी कि अंतर्जनित जो बल होता है उसमें आकस्मिक गति उत्पन्न होती है, अचानक से जो है गति होती है, मोशन होता है। तो कभी इसमें धीमी गति से भी मोशन होता है। तो एंडोजेनिक जो फोर्स है उसके अंदर हम रखते हैं भूकंप, ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि भी हो सकती है, यानी कि अत्यधिक हानि होती है। तो ये भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी की जो अंतर्जनिक बल है उसके उदाहरण है। तो पृथ्वी की जो गति है उसको 2 तरीके से होती है, एक तो अंतर्जनित बल लगने से होती है, दूसरा बहिर्जनित बल लगने की वजह से होती है, यानी कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स से ये होती है। अंतर्जनित जो बल है वो भी 2 तरह से होते हैं, एक तो आकस्मिक बल होते हैं, दूसरा ये पटल विरूपण बल होता है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर बल होता है। तो पटल विरूपण बल के अंदर पर्वत निर्माणकारी बल लगता है और आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की वजह से, अर्थक्वेक और वोल्केनो की वजह से
ये आकस्मिक जो है सडनली जो फोर्स होता है वो लगता है। दूसरा इधर है बहिर्जनित बल में, इसमें दो तरह के काम करते हैं, दो तरह की गति काम करती है। एक है अपर्दन और दूसरा है निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण किनकी वजह से होता है? बहता हुआ जल या नदी की वजह से, पवन की वजह से और समुद्री तरंग और हिमनद, इनकी वजह से अपर्दन भी होता है और निक्षेपण का काम भी होता है। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं स्थलीय प्लेट होती क्या है। तो भूप्रकृति के अनेक बड़ी या कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें, यानी कि जो अर्थ सरफेस है, यानी कि जो स्थल मंडल है, या भूप्रकृति यानी जो क्रस्ट है, उसमें बहुत सारी जो है बड़ी या कुछ छोटे आकार की या छोटी और कठोर यानी कि सॉलिड पार्ट में, और या फिर असमान आकार की प्लेटें जो होती है उनको क्या कहते हैं? स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं, जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी हुई है, यानी कि जिनके ऊपर महाद्वीप और महासागर जो है वो टिका हुआ है। और आगे हम यहाँ पर देखते हैं अब इधर कि ज्वालामुखी जो है भूप्रकृति पे एक खुला एक ऐसा, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ज्वालामुखी का ही पिक्चर है। और इसमें क्या दिखाया गया है कि ज्वालामुखी क्या है? अर्थ सरफेस पर यानी भूप्रकृति पर अर्थ ये क्रस्ट के ऊपर क्या है? एक खुला हुआ ऐसा छिद्र होता है जिसमें से पिघला हुआ जो मैग्मा, पिघला हुआ जो पदार्थ है, गर्म लावा अचानक से बाहर निकलता है विस्फोटक के साथ। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं, इस प्रकार जो स्थलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर भूकंप या कंपन होता है, यानी कि ये स्थलीय जो प्लेट है उनके अंदर अगर गति होती है, वो इस तरह से जो गति करती है उसकी वजह से, जैसे ज्वालामुखी जो है उद्गार होने पर, विस्फोट होने पर यह क्या होता है कि उसका आसपास का जो पृथ्वी की जो सतह है उसमें कंपन होता है, और ये जो कंपन है पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, यानी कि ये जो कंपन है वो पृथ्वी के चारों ओर इधर से मतलब वर्ताकार आकार में ये चारों तरफ गति कर सकता है। और इसी कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, यानी कि भूमि के अंदर कंपन होना ही भूकंप कहलाता है। भूप्रकृति के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है। इस पिक्चर से हम ये बातें समझेंगे कि उद्गम केंद्र किसे कहते हैं और अधिकेंद्र किसे कहते हैं। तो भूप्रकृति के अंदर नीचे की तरफ जिस जगह पर, जिस स्थान पर कंपन आरंभ होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है उद्गम केंद्र। और उद्गम केंद्र क्या है? वह स्थान, इस पिक्चर में देखिए, उद्गम केंद्र क्या है? भूप्रकृति के नीचे यानी कि अर्थ सरफेस के नीचे उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, और वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। जहाँ पर भूकंप जो है उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं या भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के यहाँ पर देखिए यहाँ कि उद्गम जो केंद्र है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, यानी कि जिस स्थान पर ये जो उद्गम केंद्र हुआ है भूकंप का, उसके जस्ट निकट यानी कि सबसे निकट वाला जो एरिया है जहाँ पर ये क्या किया जाता है, सतह के ऊपर ये कंपन महसूस किया जाता है, जस्ट नीचे और निकटतम स्थान पर उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, यानी कि अर्थ सरफेस पे जहाँ कंपन का जो फोकस होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी कि अधिकेंद्र ये हो गया, यहाँ पे भूकंप का महसूस होता है शुरुआत में सबसे पहले, और उसके बाद में ये भूकंप की तरंगे जो क्या करती है, अलग अलग ये जो स्थान है, दूर के स्थान है, वहाँ तरंगों के रूप में आगे बढ़ती रहती है, यानी कि गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर ये जो अधिकेंद्र है इसके ऊपर क्या होता है कि इसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे सर्वाधिक हानि होती है, और अधिकेंद्र से दूर बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता कम होती जाती है, यानी कि कम महसूस होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है भूकंप का जो उद्गम केंद्र है ये है, ये अधिकेंद्र यहाँ पर है, जो यहाँ पर सबसे निकटतम स्थान पर ये अधिकेंद्र निकला हुआ है, निकटतम स्थान पर कंपन महसूस किया जाता है। उसके बाद में ये कंपन जो है तरंगों के रूप में गति करता है, और भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकल जाती है। भूकंप के जो अधिकेंद्र है उसके पास में अधिक हानि होती है, और भूकंप का जो दूर का जो केंद्र है वहाँ हानि कम होती है।
आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर इन जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक जो शब्द हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। एंडोजेनिक का मतलब, एंडो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अंतः, और एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, यानी कि बाह्य। तो एंडो और जेनिक का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति, यानी कि एंडोजेनिक का मतलब है यहाँ पर अंदर की तरफ फोर्स लगना, अंदर की तरफ उत्पन्न होना कोई भी फोर्स या गति। और एक्सोजेनिक का मतलब क्या है कि अर्थ सरफेस के बाहर, अर्थ सरफेस के ऊपर, यानी कि जो भी कोई गति होगी या जो भी फोर्स लगेगा उसको एक्सोजेनिक कहा जाता है। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो भूकंप की जो तरंगे हैं वो कितनी प्रकार की है। भूकंप की तरंगे यहाँ देखिए कि ये जो भूकंप की तरंगे हैं ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की जो भूकंप की तरंगे होती है उसमें पहली है पी जो तरंग है, और इसको प्राइमरी तरंग भी कहते हैं या प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। एस तरंगे जिसको सेकेंडरी तरंग कहते हैं, और एल तरंगे, ये तीनों ही है। तीनों का जो लैंड तरंगे यहाँ होती है वो लैंड के ऊपर चलती है वो। तो पी तरंगों को दूसरा नाम अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं, एस तरंगों अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, और एल तरंग को पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश में ज्ञात, यानी कि यहाँ पर ये जो तीनों तरंग है उनका नाम याद रखना है। और पी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है, और एस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, एल तरंग को पृष्ठीय तरंगे कहा जाता है। आगे हम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए यहाँ कंटिन्यू करते हुए इसी को आगे देखते हैं कि यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, यानी कि भूकंप जो है ये सडनली फोर्स होता है, अचानक से होता है, इसलिए इसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को नोटिस करके, कुछ चीज़ों को हम महसूस करके क्या कर सकते हैं, प्रकृति जो है कुछ भी जो भूकंप होता है या फिर ज्वालामुखी उद्गार होता है उससे आने से पहले प्रकृति या नेचर जो है हमें कुछ सिंबल देता है, कुछ चीज़ें होती है जिन तरीक़ों को हम देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान लगाकर हम पहले से अपने आप को अवेयर करके, पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके, तैयार करके इसके प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कुछ सामान्य तरीक़ों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके, जानवर जो है अजीब सा व्यवहार करेंगे या कुछ अलग करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि या तो कंपन है या फिर कुछ और होने वाला है। और तालाब में जो मछलियाँ हैं उनमें उनके बीच में जो उत्तेजना और सांपों का धरातल पे आना, ये ऐसे सिंबल है जो कि क्या करती है, भूकंप के बारे में पहले से ही हमें क्या दे देती है, चेतावनी दे देती है, या भूकंप के बारे में हमें पहले से थोड़ा बहुत कुछ आइडिया या अनुमान लगाने में मदद करती है। आगे हम एक जो है बहुत ही बड़ा और विनाशकारी जो भूकंप हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भूकंप जो है 26 जनवरी 2011 में गुजरात में, और गुजरात के जो भुज क्षेत्र है वहाँ सबसे सर्वाधिक यहाँ पे हानि हुई है, और इसका जो है सबसे ज़्यादा विनाश यहीं पर, यानी कि इसका जो अधिक केंद्र है वो भुज के अंदर गुजरात में पाया गया है। और इसका जो रिक्टर स्केल है, यानी कि कितने तीव्रता वाला ये भूकंप हुआ है, 6.9 यानी कि 6.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। तो ये जो 6.9 रिक्टर स्केल का जो भूकंप होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत विनाशकारी होता है। इसमें इमारतें वगैरह टूटना और इस तरह की कई चीज़ें, इसमें वस्तुओं के टूटने, इमारतों के टूटना या विनाश का जो है होता है, ये सारे काम इसमें होते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, देखो स्कूल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसके अंदर जो छात्र है वो 971 छात्र और 31 शिक्षकों की मौत की आशंका इसमें बताई गई है, वो स्कूल की इमारतें वगैरह गिरने की वजह से। भूकंप में जो है निराशाजनक राहत, यानी कि जो भूकंप है 3 दिन, इसमें भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति को भोजन, कंबल, दवाई आदि न पहुंचने के कारण वहाँ की हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी, चिंताजनक हो गई थी।
भुज एक जगह है भूकंप में, वहाँ के पर भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, जिसमें फ़ोन लाइन, जल पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन, संचार लाइन सभी अवरोधित हो गई थी। शहर के अंदर क्या हो गया था, आग लग गई थी। चारकोल और अंगीठियों के पलट जाने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई थी और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्यमंत्री की भी जो है केंद्र से अपील की गई, मदद के लिए वित्तीय सहायता केंद्र से मांगी गई। ये सारे काम यानी कि इतना भयंकर ये भूकंप हुआ था कि बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा विनाश जो है इस जगह पे महसूस किया गया था। अब आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो भूकंप है उसको मापने वाला जो यंत्र है उसको क्या नाम कहते हैं और ये किस स्केल पर मापा जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे नॉलेज लेते हैं कि बहुत ये इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के लिए कि भूकंप का जो मापन यंत्र है, एक यंत्र होता है उसको हम कहते हैं भूकंप लेखी, और यानी कि उसको कहते हैं इंग्लिश में सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप जो है भूकंप का मापन किया जाता है और भूकंप की जो तीव्रता है वो जिस स्केल पे मापी जाती है कि भूकंप कितना तीव्र था, उसका जो पैमाना होता है, स्केल होता है, उसको हम कहते हैं रिक्टर स्केल। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका यानी कि रिक्टर स्केल से हमें पता लगता है कि अगर किसी भूकंप की तीव्रता जो है 2.0 या उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, यानी कि हल्का ही भूकंप महसूस होता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, और जिस भूकंप से की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 7.0 अथवा उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली यानी कि भयंकर विनाशकारी होता है। भूकंप के बचाव के लिए पहले ही कुछ जो तैयारियां कर ली जाए, यानी कि जो भी भूकंप के बचाव के लिए कुछ ऐसी बातें जिनके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, जिनको जानना ज़रूरी है, जिससे भूकंप के दौरान हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं और जो हानि होती है उसको कम किया जा सकता है। तो पहला तो क्या करना पड़ेगा, हमें सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाना चाहिए। और वो सुरक्षित स्थान कौन से हैं? रसोई के काउंटर या मेज के नीचे। अगर हम बाहर नहीं निकल पाए मकान से तो सबसे पहले हमें सुरक्षित स्थान देखना होगा, और दीवारों के जो अंदरूनी कोने हैं उसके पास सुरक्षित स्थान देखना है। इनसे दूर रहे। और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे दूर रहना है इस दौरान? आग वाले जो स्थान है उससे दूर, चिमनी के आसपास या टूट सकने वाली जो खिड़कियां हैं, कांच है, तस्वीर के फ्रेम है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। और पहले से तैयार रहे, इसके लिए हम क्या करें कि अपने दोस्त और परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास के साथ करें। लोगों को इसके बारे में, परिवार को इसके बारे में पहले से अवेयर कर दें कि अगर ऐसी कंडीशन होती है, भूकंप होता है, तो हमें किस तरह से बचा जा सकता है, हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में। और आगे हम यहाँ पर देखते हैं पर जो मुख्य इस्लाहकर्तियाँ हैं, प्रमुख इस्लाहकर्तियाँ हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर अब स्टडी करेंगे कि अब जो स्थल के ऊपर जो इस्लाहकर्तियाँ बनती है उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। तो इस्लाहकर्तियाँ दो तरह से बनती है। अपक्षय एवं अपर्दन नाम के जो दो तरह की विघटन होते हैं उससे और अपर्दन से, ये इन सब क्रियाओं से क्या होता है, स्थल के ऊपर इस्लाहकर्तियों का निर्माण होता है। तो अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों के द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। दृश्य भूमि यानी कि हमारी जो अर्थ सरफेस है वो क्या होती रहती है, उसमें विघटित होती रहती है, यानी कि उसमें टूटना जो है वो काम होता रहता है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटना यानी कि जो रॉक्स हैं उनके टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। और भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम क्या कहते हैं, नुकसान को अपर्दन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब अपक्षय किसे कहते हैं, सेलों के टूटने को ये अपक्षय कहते हैं। और जो भूदृश्य के ऊपर जल, पवन और हिम यानी कि बर्फ़ की जो हिमानियाँ है उनसे, उनकी प्रक्रिया के द्वारा अगर किसी भी जो भूदृश्य है उसका क्या होता है, क्षय होता है, हानि होती है, तो या कटाव होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को, अब जो ये अपक्षय और अपर्दन की से हुए जो अवसाद है, जो भी सेगमेंट्स हैं, उनको क्या करते हैं, वायु और जल
आदि क्या करते हैं, अपवर्तित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप वो क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर ले जाकर उसको निक्षेपित कर देते हैं। निक्षेपित मतलब जमा कर देते हैं। तो अपवर्तन और निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो अपक्षय, अपवर्तन और निक्षेपण की वजह से, यानी कि अपवर्तन कटाव और जो भी टूटना है, अपक्षय की जो क्रिया है उसके द्वारा जो भी सेगमेंट्स प्राप्त होते हैं, जो टुकड़े प्राप्त होते हैं रॉक्स के, उनका किसी दूसरे स्थान पर जाकर निक्षेपण होना, जमा होना, इस तरह से होने की जो प्रक्रिया होती है उससे स्थलाकृति का निर्माण होता है। धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो हम यहाँ पर जो भी चार फैक्टर हैं जो ऐसा कार्य करती है, अपवर्तन का कार्य करती है, निक्षेपण का कार्य करती है, उनके कार्य के बारे में हम जानेंगे और उनके कार्य से के परिणाम स्वरूप जो बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें है नदी के कार्य हम देखेंगे, और नदी के कार्य के बाद में समुद्री तरंग के द्वारा, जो समुद्र की जो लहरें हैं उसके द्वारा होने वाले कार्य, हिमनद के द्वारा होने वाले कार्य और पवन के द्वारा होने वाले कार्यों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं नदी के कार्य को। नदी क्या करती है, नदी जल से दृश्य भूमि पर अपवर्तन करती है, यानी कि अर्थ सरफेस पर अपवर्तन करती है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है, जिस प्रकार इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि जब नदी जो है कठोर सेल से या खड़े ढाल वाले जो सेल होती है या जो भाग होता है, भूभाग होता है, उससे जब गिरती है, नदी घाटी में गिरती है, तो यह क्या कहलाती है, जलप्रपात कहलाता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में, यानी कि जलप्रपात हो गया, नदी जो है ऊपर से जो ऊंचे जो क्षेत्र है, सेल है, उसे गिरकर घाटी में गिरती है तो वो जलप्रपात कहलाता है। घाटी में गिरने के बाद में जब नदी आगे बढ़ती है और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वो क्या करती है, इस पिक्चर की तरह मोड़दार मार्ग पर बहना शुरू होती है, बहने लगती है। और नदी के इन्हीं मोड़ों को हम क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। इस तरह से घूम घूम के ये जो नदी मोड़दार मार्ग बनाती है, मोड़दार तरीके से घूमती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्प के किनारों पर लगातार अपवर्तन निक्षेपण शुरू हो जाता है, यानी कि बार बार ऐसी प्रक्रिया चलने की वजह से जो ये विसर्प होते हैं इनके किनारों पर भी अपवर्तन का और निक्षेपण का काम होना शुरू हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि क्या होता है, विसर्प जो है लूप के सिरे के निकट आते जाते हैं, यानी कि ये इस तरह से होते होते ये लूप का जो सिरा है उसके निकट आ जाते हैं। और निकट आने के बाद में समय के साथ विसर्प लूप क्या कर लेते हैं, नदी से बिल्कुल कट जाते हैं। जिस प्रकार ये जो है विसर्प लूप किससे कट गया है, नदी से, मेन मुख्य नदी से ये कट गया है और एक तरफ ये हो गया है। तो ये जो है विसर्प लूप के इस तरह से कट जाने से एक अलग झील बनती है जिसको हम चाप झील बोलते हैं या ऑक्सबो लेक कहते हैं। यानी कि ये जो है चाप झील की तरह, यानी कि चाप की आकृति बनाए हुए यहाँ पर एक झील बनी हुई है, पानी यहाँ इकट्ठा हो गया है जो झील का निर्माण होता है जिससे, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। तो नदी के कार्य की वजह से पहला काम क्या हुआ कि जो चट्टानों से गिरने की वजह से घाटी का निर्माण हुआ, जलप्रपात बना और चाप झील का निर्माण हुआ। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। कई बार क्या होता है, नदी के जो तट होते हैं, जो किनारे होते हैं, नदी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से या उसकी दिशा परिवर्तित होने की वजह से नदी क्या करती है, अपने तटों से बाहर बहने लगती है, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ बाढ़ आ जाता है। और बाढ़ के कारण क्या होता है, नदी के तटों के निकटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर नदी के द्वारा बहाकर लाए गया जो महीन मिट्टी के कण है और अन्य जो पदार्थ है वो जमा हो जाते हैं, निक्षेपण हो जाते हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों के जो को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। और इस अवसादों से जो मिलकर समतल जो भाग बनता है, मैदानी क्षेत्र बनता है, उसको बाढ़ग्रस्त मैदान कहते हैं। ये समतल होता है, उपजाऊ होता है, क्योंकि ये नदी के द्वारा, जलोढ़ के द्वारा बना हुआ होता है।
नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी के जो ऊपर उठे हुए उत्थित जो तट होते हैं उसको तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है तथा नदी जो है अनेक धाराओं में, अनेक वितरकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी कि अलग अलग भागों में, धाराओं में विभाजित हो जाती है। और नदी का डेल्टा यहाँ समुद्र में मिलने से पहले नदी का इस तरह से अनेक धाराओं में विभाजित होने की वजह से जो धाराएं विभाजित होती है उसको हम क्या कहते हैं, वितरकाएं कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। अपने साथ जो उनका अवसाद जो नदी के साथ बहकर आता है, जो भी मलबा उसके साथ नदी के पानी के साथ बहकर आता है, उसको अब नदी आगे तक और आगे तक बहाकर नहीं ले जा पाती है, जिसकी वजह से निक्षेपण करने लगती है। और जो प्रत्येक वितरिका है अपने मुहाने का निर्माण करती है, यानी कि हर वितरिका का जैसे पिक्चर में दिया हुआ है, ये जो वितरिकाएँ हैं ये क्या करती है, इनके अपने अपने मुहाने का निर्माण हो जाता है समुद्र में गिरने से पहले। और अवसादों के सभी जो मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। और यहाँ क्या होता है, इनके मुहानों के आसपास जो अवसाद जमा होते हैं उन अवसादों से यहाँ पर नदी के मुहाने के पास क्या हो जाता है, डेल्टा का निर्माण होता है। और ये डेल्टा जो है इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। आगे हम यहाँ पर चलते हैं। ये हो गया नदी का काम और नदी ने जो काम किए हैं उसके बारे में। आगे हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात इसी नदी वाला जो नदी के कार्य हैं उसी में हम देख लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व के हजारों छोटे छोटे जलप्रपात होते हैं। सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, याद करने वाली बात क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है, दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में, और उसका नाम क्या है, तो ये नाम है एंजेल जलप्रपात। इस अन्य जलप्रपात भी उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर, यानी कि उत्तरी अमेरिका का जो कनाडा है और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की जो सीमा है, इन दोनों की सीमा के बीच में एक जलप्रपात और स्थित है जिसका नाम क्या है, नियाग्रा जलप्रपात। और इससे भी आगे अन्य जलप्रपातों में अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये दोनों देश हैं, इनकी सीमा पर भी विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। आगे अब हम नदी के कार्य को पढ़ लेने के बाद में, जान लेने के बाद में, समुद्री तरंग के कार्य क्या क्या कार्य होते हैं और कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है उसको हम यहाँ देखते हैं। नदी के जो कार्य होते हैं, समुद्र के जो कार्य होते हैं, समुद्री तरंग से लहरों से के टकराने से जो समुद्र का जो तट होता है उसमें कटाव भी होता है और उसके आसपास निक्षेपण भी होता है, जिसकी वजह से समुद्री तरंगों की वजह से स्थलाकृतियाँ के विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियाँ बनती है, तट के पास स्थलाकृतियाँ बनती है। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती है, यानी कि जो समुद्री तरंगें हैं वो क्या करती है, समुद्र का जो पानी है वो गतिशील होता है और समुद्र की जो तरंगें हैं वो लगातार तटों से टकराती रहती है, जिसके द्वारा क्या होता है, समुद्री तटों में दरार विकसित हो जाती है, दरार हो जाती है। और समय के साथ ये दरार बड़ी हो जाती है और चौड़ी हो जाती है और इस तरह से बनी हुई आकृति को समुद्री गुफा कहते हैं। यानी कि जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है, समुद्री तट से समुद्री तरंगे लहर बार बार टकराने से यहाँ एक गुफा का आकृति बन गई है जिसको समुद्री गुफा कहा जाता है। इन गुफाओं के और बड़ा होते जाने की वजह से और ज़्यादा कटाव होने की वजह से केवल छत ही बचती है, जिसको तटीय मेहराब कहते हैं। यहाँ देखिए इस पिक्चर में ये जो चट्टानें हैं ये और ज़्यादा क्या हो गई है, और ज़्यादा दरार होने की वजह से और ज़्यादा कटाव होने की वजह से जो इसके चट्टान के जो उधर उस दूसरी तरफ वाला जो पार्ट है वो भी कट चुका है और एक छत का निर्माण यहाँ पे हो गया है, जिसकी वजह से इसको हम तटीय मेहराब कहते हैं। और लगातार इस तरह से अपरदन छत को भी तोड़ देता है, लगातार अपरदन होता रहता है, जिसकी वजह से इसकी ये जो छत है इसको भी ये तोड़ देता है। और ये जो छत जो है इसके टूट जाने से इस तरह की आकृति बन जाती है जिसको हम स्टेक कहते हैं या स्तंभ कहते हैं। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि केवल दीवार बचती है। इस तरह से जो मेहराब, तटीय मेहराब के
का अपर्दन होने की वजह से छत भी जो है इसकी टूट जाती है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इस आकृति को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सेलीय तटों को समुद्री भृंगु कहते हैं। यानी कि जो समुद्री जल है उसके ऊपर ऊर्ध्वाधर उठा हुआ ऊंचा जो सेल है, ऊंची उठी हुई जो चट्टानें हैं, उन तटों को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, समुद्री भृंगु कहते हैं। समुद्री तटे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण भी करती है। यानी कि जो समुद्री तरंगें हैं किनारों पर अवसाद जमा कर देती है। अब तक जो काम हो रहा था यहाँ पे समुद्री भृंगु तक क्या काम हो रहा था, कटाव का, अपर्दन का काम हो रहा था। लेकिन अपर्दन होने के साथ साथ समुद्री तरंगें क्या करती है, जमा निक्षेपण का काम भी करती है। तो निक्षेपण की वजह से, अवसाद के जमा होने की वजह से समुद्री तरंगे जो क्या करती है, किनारों के पास, तटों के पास में अवसाद को जमा करती है और जिसकी वजह से समुद्री पुलिन यानी कि समुद्र के अंदर पुल जैसा निर्माण हो जाता है, पुल के जैसा बन जाता है, ब्रिज के जैसा बन जाता है, जिसको समुद्री पुलिन कहते हैं। अब हम यहाँ पर हिमनद के कार्य देखते हैं। हिमनद के द्वारा बनाई गई जो हिमनद क्या होते हैं कि बर्फ़ की बनी हुई नदियों को हम हिमनद कहते हैं, हिमानी कहते हैं या हिम नदियाँ कहते हैं। तो ये जो है इन हिम नदियों की वजह से, हिमनद की वजह से जो भी निक्षेपण और जो भी अपर्दन का कार्य होता है उससे भी बहुत सारी स्थलाकृतियाँ जो पहाड़ों के अंदर या चट्टानों के अंदर बनती है। हिमनद और हिमानी क्या होती है, बर्फ़ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों में गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है। यानी कि जो ये यहाँ बर्फ़ जमी हुई है, इसके नीचे जो सेल है, जो चट्टानें हैं, उनके अंदर ये क्या करती है, गोलासमी जो मिट्टी है, पत्थरों को क्या करती है, जब ये वातावरण के साथ यानी कि ठंड में ये बर्फ़ और ज़्यादा सिकुड़ जाती है, जम जाती है और गर्मियों में जब ये पिघल जाती है तब क्या होता है, चट्टानों के अंदर अपक्षय होता है, अपर्दन होता है और इस तरह से अपर्दित होने की वजह से गोलास में मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है और हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है, यानी कि खड्डों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में क्या हो जाता है, जल भर जाता है। जब ये बर्फ़ पिघल जाती है तो इन जो बनाए गए जो अपर्दन की वजह से हुए जो गर्त हुए हैं, जो गड्ढे हुए हैं, उनके अंदर बर्फ़ पिघलने पर गर्मियों के दिनों में यहाँ पर क्या हो जाता है, जल भर जाता है इन गर्तों के अंदर और एक सुंदर झील का निर्माण हो जाता है। तो हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ और सुंदर झीलों का निर्माण होता है। हिमनद के द्वारा लाए गए जो पदार्थ हैं, यानी कि हिमनद के साथ बहाकर लाए गए जो पदार्थ है, छोटे छोटे जो सेल हैं, टूटे हुए रेत है, तलछट मिट्टी, ये क्या करते हैं, निक्षेपित होते हैं और निक्षेपण के वजह से किसका निर्माण होता है, हिमनद हिमोड का निर्माण होता है। यानी कि हिम नदियों के द्वारा बहाकर लाए गया जो अवशेष है, जो बहाकर लाए गए जो सेल है, रेत है, तलछट है और जो भी कण है, उनके का निर्माण यहाँ पर होता है। तो निक्षेपण के द्वारा हिमनद हिमोड का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं पवन के कार्य के बारे में। तो रेगिस्तान के पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। यानी कि रेगिस्तान के अंदर जो पवन होती है वो अपर्दन और निक्षेपण दोनों ही कार्य पवन के द्वारा किए जाते हैं। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं। यानी कि जब हम रेगिस्तान के इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो सेल दिखाई देती है वो छत्रक के आकार की दिखाई देती है। यानी कि छत्ते जैसी आकृति, मशरूम जैसी आकृति की दिखाई देती है। इन्हीं सेलों को हम छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काट सकती है, क्योंकि पवन जो है वो अधिक ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाती है। इसलिए जो पवन क्या करती है, जो भी सेल होती है उसके ऊपरी भाग को कटाव न करके उसका जो निचला भाग है उस पर कटाव अधिक ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से जो ऊपर का भाग होता है वो चौड़ा रह जाता है और जो बेस होता है, आधार जो होता है वो संकीर्ण रह जाता है और उस सेल की जो आकृति है वो एक मशरूम की तरह या फिर छत्रक सेल की तरह आकृति बन जाती है। तो यहाँ देखते हैं पवन जो है सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। इसलिए ऐसी सेल के आधार
जो है संकीर्ण होते हैं और शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन के चलने पर यह आपने अपने साथ क्या करती है, पवन जब चलती है अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेकर जाती है अपने साथ। जब वो पवन चलती है तो अपने साथ रेत को भी अपने साथ पहुंचाती है। और जब ये पवन का जो बहाव है, तेज है गति, ये बहाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसके साथ पवन के साथ बहाकर लाई गई जो रेत है वो भी किसी दूसरे स्थान पर जाकर गिर जाती है, यानी निक्षेप हो जाती है और एक छोटी छोटी पहाड़ी का रूप वो ले लेती है, यानी कि टीले जैसी आकृति उसकी हो जाती है। और ऐसी रेत के बने हुई जो पहाड़ी नुमा जो आकृति होती है उसको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन व हल्के होते हैं तो पवन क्या करती है, उसको अपने साथ बहुत दूर तक उड़ाकर लेके जा सकती है। तो बहुत दूर तक पवन के द्वारा उड़ाकर ले जाने के बाद में जब ये बालू के कण किसी विस्तृत क्षेत्र में निक्षेप होते हैं या विस्तृत क्षेत्र के अंदर ये जमा हो जाते हैं और एक बालू के मैदान का जैसी आकृति बन जाती है, तो उस मैदान को हम लोयस कहते हैं। और लोयस जो है वो चीन के विशाल लोयस क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि चाइना में जो है लोयस विशाल एरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो आज इतना ही। आशा है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस चैप्टर की में और भी अन्य जो आपको जानकारियाँ लेनी है या कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपका 100% ही डाउट्स जो है क्लियर करेंगे। तो आज इतना ही। धन्यवाद।